नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट। हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान हैं भाजपा नेता अब्दुल मलिक जी। बहुत बहुत स्वागत है अब्दुल साहब आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। 200 रुपए सस्ता सिलेंडर किया गया रक्षाबंधन की जो है इस पर्व पर, लेकिन आरोप तो कुछ और ही लग रहे हैं, विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि आप पूरे साल तो आपको याद नहीं आया, 5 साल तो आपको याद नहीं आया, चुनाव आया 5 राज्यों में लगा है तो आपको याद आ गया कि कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे जो है हमें सहानुभूति मिल जाए और महिलाओं का वोट मिल जाए। क्या कहते हैं आप इस पर? जी देखिए, इसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो ये एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। विपक्ष के द्वारा भी, जनता के द्वारा, देश की बहनों बेटियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा इसका निश्चित रूप से स्वागत किया गया है और प्रशंसा भी की गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चिढ़ते हैं, जिनको समस्या है नरेंद्र मोदी जी के नाम से ही, जिनको समस्या है हमारी सरकार से, जिनको आलोचना करनी होती है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी की और अमित शाह जी की, स्मृति ईरानी जी की, जो इनकी आलोचना करना चाहते हैं, जो इनसे चिढ़ते हैं, जो स्मृति जी से हार करके आए हैं अमेठी से, जिन लोगों को, जिस पार्टी के अध्यक्ष को उस समय के और जिस पार्टी के एक मुख्य नेता को अमेठी से रायबरेली से भी ऐसे ही भागना होगा, जिस नेता को अमेठी से वायनाड भागना पड़ा था, तो अब उसको सोचिए, उसको पीड़ा तो होगी, उसकी पार्टी को तो पीड़ा होगी ना, उसके कार्यकर्ताओं को पीड़ा होनी स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार की अनर्गल बातें इनके द्वारा की जाएंगी, उसको छोड़ दीजिए, उसकी आप परवाह मत कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, हमारा नेतृत्व सक्षम है फैसले लेने के लिए। जितने भी फैसले लिए गए सारे सही फैसले लिए गए, कोई एक फैसला ऐसा नहीं है जिसको आप कह सको कि गलत है। हमने बहन बेटियों के लिए किया और ये रक्षाबंधन पर एक प्रकार से ये तोहफा है। इसको तोहफे के तौर पर महिलाएं ले रही हैं, बहन बेटियां ले रही हैं, तो क्या आपत्ति है? इन विपक्ष के लोगों को क्या आपत्ति है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, क्या टीएमसी को आपत्ति है? और आपने सुना होगा टीएमसी की मुखिया है ममता बनर्जी, तो ये बहुत विद्वान लोग हैं, न जाने कहां से ज्ञान लेकर के आते हैं। वो कह रही हैं कि राकेश रोशन गए थे चांद पर, हालांकि वो विषय नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के द्वारा कहा गया राकेश रोशन भी गए थे, उसके बाद इंदिरा गांधी को भी भेज दिया इन्होंने चांद पर। और ऐसे ऐसे नेता हैं। इंडिया की जो बैठक मुंबई में हो रही है उसको लेकर के कैसे आप देखते हैं? क्योंकि इंडिया की बैठक भी हो रही है INDIA की, और वो लगातार जो है ये कह रहे हैं कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जो तमाम तरीके के नारे, क्या नारों से जीता जा सकता है या फिर जो है जो काम किए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, वो निभाए जा रहे हैं, उनसे जीता जा सकता है? जी देखिए, हम अपनी बताते हैं, अपनी बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या कार्य किए गए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो सरकार की मंशा है वो जाहिर है, जनता जानती है, जनता को स्पष्ट तौर पर मालूम है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र का विकास करने का, हर क्षेत्र में प्रगति करने का अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। उसकी सबके द्वारा सराहना की जा रही है, सब उसको सराह रहे हैं, सब सराहना कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को आपत्ति है, उससे कोई समस्या नहीं है। महबूबा मुफ्ती क्या बयान देती है आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली उनका स्टेटमेंट आया है कि तिरंगा भी समाप्त हो जाएगा जिस प्रकार से उनका वहां का झंडा समाप्त हो गया। तो ये अनर्गल बयान देने से क्या लाभ हो रहा है? और वो कह रही है कि भगवा ध्वज इस देश का मुख्य झंडा बन जाएगा। तो हिंदुत्व से इतनी चिढ़ क्यों है? आखिर भगवा झंडे से इतनी चिढ़ क्यों है? हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, निश्चित तौर पर करेंगे, लेकिन भगवा झंडे से इतनी चिढ़ है, इतना खतरा है, इतने डरे हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं, तो कोई ना कोई तो उसके पीछे कारण निश्चित रूप से है। और ये घबराए हुए, डरे हुए लोगों को स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहूंगा, ये जो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, मोदी जी पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, इनको मुंहतोड़ जवाब चुनावों के दौरान जनता देगी। अमेठी, रायबरेली, वायनाड, सब में कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी, चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी हो या अन्य कोई नेता, जिस मर्जी कोई उतारे।
कोई लाभ नहीं है इनका, चुनाव लड़ने का ही कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। कि चुनाव ही ना लड़े तो अच्छा है, गांधी परिवार को घर बैठ जाना चाहिए, मेरी तो आपके माध्यम से एडवाइस है। और ये सबके सब जेल में भी जाएंगे, अभी देखते जाइए, पूरा गांधी परिवार लेकिन जेल में ये जाएगा। जो सस्ते एंटोनिया सिलेंडर माइनो की इस देश बातचीत को जब पागल करें बनाने अदल यहाँ साहब, आई, देश को लूटने खसोटने एंटोनिया माइनो इस देश में पधारी, तो अब इनका कोई स्वागत नहीं करने वाला। ये देश की बहू के रूप में राजीव गांधी जी के जाने के बाद जिस प्रकार से लोगों को पागल बना करके, लोगों को मूर्ख बना करके ये सरकार में बने रहे, जिस प्रकार से इन्होंने सत्ता हथियाने का प्रयास किया और उसमें कहीं ना कहीं सफल भी हुए अपने झूठ को जनता तक पहुंचाने में। अब इनके झूठ में कोई नहीं कहानी आने आपको वाला है। सुना रहे हैं तो उसे मैं आप सोशल सुन लें, मीडिया क्योंकि नहीं था, जनता की आज सोशल मीडिया है। जी तकलीफों को जनता की अगर हम थोड़ी सी ये कहानी आपको सुना रहे हैं, आप सुने उसको, क्योंकि शायद उससे आप कुछ समझें। एक राजा था और वहां व्यापारी वर्ग बड़ा परेशान था, बोले कि साहब बढ़ाना हम चाह रहे हैं रेट, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। तो राजा साहब ने कहा ठीक है आप बढ़ा लो जाकर के, लेकिन हमें भी कुछ चाहिए। बोले आपको कितना चाहिए? बोले जितना बढ़ाओगे उससे आधा हमें चाहिए। तो बोले लेंगे नहीं, फिर इतना बढ़ जाएगा तो हम तो 1-2 रुपए। तो बोले कि 10 रुपए जिस चीज का सामान था उसका सीधा 50 रुपए कर दिया। तो जनता चिल्लाने लगी, जनता ने कहा 50 रुपए में सामान कर दिया, कैसे खरीदे? राजा साहब के दरबार में पहुंचे, राजा साहब ने कहा कि पकड़ ले आओ उस दुष्ट व्यापारी को। तो उससे पूछा, बोले 50 रुपए तूने कैसे कर दिया? बोले साहब 50 रुपए इसलिए कर दिया, हमारा खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है। 10 रुपए से बोले सीधा 50 रुपए। मैं इसी वक्त ऐलान करता हूं कि ये सामान आज के बाद आधे रेट पर तू बेचेगा। तो मतलब 25 रुपए में वो सामान कर दिया गया। अगर वो सामान 10 रुपए से सीधे अगर 25 रुपए में पहुंच जाता, शायद 15 भी कर देते, तब भी विरोध उतना ही होना था। 10 से 50 किया गया, 50 से सीधा 25 पर आ गया, और 25 से कहते हैं कि जब 10 निकाल दो तो 15 रुपए जो है उनको पर जो है प्रॉफिट हो रहा था। सिलेंडर जितने में था 300-400 रुपए, 350 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद में जिस तरीके से बढ़ता चला गया, अब वो ऊंचाई उसने 1100-1200 रुपए की पा ली, और फिर बोले कि 1200 तक ले गए। उसके बाद में जो है वो सिलेंडर 200 रुपए उसमें से घटा दिया। कम कहाँ हुआ? कम करना था तो शुरुआत से 450 का सिलेंडर अगर 400 में मिल रहा होता तब तो बात थी, 500 तक में मिल रहा होता तो बात थी, लेकिन इतना बढ़ाते चले गए। जरूरत क्या थी? जब घटाना अगर पहले से हाथ में था तो क्या जो है ये कम नहीं किया जा सकता था, रोका नहीं जा सकता था? 900 950 तक अगर पहुंच गया है, उम्मीद तो सरकार से इसलिए की गई थी, नहीं सवाल मेरा आप सुन लीजिए, उज्ज्वला का लाभ मिल रहा है जी सवाल सुन लीजिए आप पूरा। सरकार को इसलिए बनाया गया था कि 800-900 में उनके भी दौर में बिका है, ऐसा नहीं है। आपके सरकार में जो है कम हो आकर के हमें उतने में ही मिले तो उन्होंने चुना। अगर वही वाली चीजें अगर इस सरकार में भी होंगी, राजा ये कहेगा कि 10 का सामान सीधे 50 में बेच लो जाकर के, और फिर वो 25 पर आ जाएगा, तो फिर तो कहानी वही हुई कि नहीं जनता के साथ तो धोखा हुआ है। बोले नहीं 1200 तो खींच के ले गए, पर 200 रुपए कम कर दिया। तो आप किसी चीज को जो 350 तक जिसका रेट था 500 तक ले जाते, फिर 200 कम करते तो बात ठीक थी, समझ में भी आता। लेकिन आज आप 400 भी कम कर दो तब भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है अफजल साहब, आपकी आवाज म्यूट है उधर से, आप ऑडियो आप मैं समझा रहा हूँ, आप एक वीडियो को देख करके समझने का प्रयास कीजिए। ये कांग्रेस की नेत्री हैं, शायद आप पहचानते होंगे, मीडिया के व्यक्ति हैं। बिल्कुल आप क्या कहना चाहेंगे? एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है। जब आप चाहते हो आप गरीब में जुड़ जाते हैं, तो कोई अमीर है आप? सरकार इसीलिए तो बदली गई थी सर, नहीं इस पर मैं बोल रहा हूं ना आपको, सरकार इसीलिए बदली थी, जनता इसी इनके बयानों से इनके कामों से तंग आ गई थी, इसीलिए मोदी जी को चुना गया था। लेकिन इस चीज के लिए नहीं कि वैसे ठीक थोड़े से तर्कों में भेदभाव, मतलब अगर आप हिंदी की बजाय नहीं आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए 10 सेकंड, उसके बाद में आप कंप्लीट आप करेंगे, क्योंकि फिर वो लोग समझ नहीं पाते हैं। कई बार जो है इस चीज की कंप्लेन आती है कि पूरी बात आप रखें। समस्या यह है कि आप किसी चीज को अंग्रेजी की बजाय हिंदी में लिख देंगे, या हिंदी की बजाय अंग्रेजी में अगर लिख देंगे, उसका भाव बदल जाएगा, रेट बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा। नहीं, तो बात यहाँ पर यह है कि सरकार बनाई गई थी महंगाई कम करने के लिए, उसको आप अन्य अगर तरीके से रख रहे हैं कि नहीं ये बयान दे रहे थे, इनके बयानों के कारण ही उनकी सरकार गई है।
उनके कामों के कारण ही सरकार गई। वही वाला अगर काम हिंदी की बजाय अंग्रेजी में आप तब्दील करके आप कर रहे हैं, जनता को ये दिखा रहे हैं नहीं मैं तो अंग्रेजी में लिख दिया तो बढ़िया है, तो क्या ये ठीक है क्या? जी देखिए, अब मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, जिस प्रकार से जो 200 रुपया आप कह रहे हैं, तो ये 200 रुपया नहीं है, ये 400 रुपए कम किए गए हैं। एक प्रकार से अगर देखें तो 400 रुपए का फायदा हो रहा है। जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं उनको 200 रुपए जो सब्सिडी मिलती थी वो बरकरार है, वो कहीं नहीं गई, और 200 रुपए सस्ता भी हो गया। तो ये 400 रुपए का लाभ गरीब को हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए। गरीब तो फ्री में भी बहुत कुछ ले रहा है। सबसे बड़ा तो मीडियम वर्ग मरा जा रहा है, जिसके कारण गवर्नमेंट चेंज हुई थी, जिसने चेंज की थी उसके लिए तो केवल 200 रुपए ही है, और सबसे बड़ा तबका है वो। अगर हम उसकी बात करें, मध्यम वर्ग की तो बात कोई करता नहीं है। घर में खाने को नहीं होगा तो सिलेंडर कहीं मांगने नहीं जा पाएगा, खाने नहीं होगा वो कहीं दूसरी जगह मांग भी नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर ठप्पा ऐसा लगा होता है। तो बात मध्यम वर्ग की है। हम गरीबी के लिए आप काम करें उसके लिए मेरा कोई प्रश्न नहीं है, और ना तो ये प्रश्न नहीं है कि मोदी जी ने कम क्यों किया है, ये तो कम किया है, बहुत ज्यादा जो है राहत मिलेगी लोगों को, इसमें भी कोई शक नहीं है जो बयान आ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिन चीजों के लिए सरकार हमारी बदली गई थी, जिन चीजों से लोग कांग्रेस से ऊब करके भाजपा ले आए और मोदी से जो उम्मीद जताई थी कि वो काम जो होना चाहिए था, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि क्या 400 में 450 में नहीं दिया जा सकता है? क्या हो सकता है ऐसा आने वाले समय में? क्या क्या जनता ये जो है उम्मीद रखे कि कम होते चले जाएंगे फिर? देखिए, आपको मैं बता देता हूं, जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया है, आपके तरीके से आपका प्रश्न जायज हो सकता है, परंतु आपको मैं समझाता हूं। जिस प्रकार से ये लोगों को बरगलाने की कांग्रेस की साजिश है, कहीं ना कहीं जो पत्रकार हैं वो भी उसमें फंस गए। अब जिस प्रकार से मीडियम वर्ग की बात आती है, तो मीडियम वर्ग को आप किस क्राइटेरिया में लेकर के देखते हैं? क्या मीडियम वर्ग सिलेंडर खरीदने में असमर्थ है? बिल्कुल नहीं। जो 200 रुपया कम किया गया है उससे उसको बहुत लाभ होगा, और अनेकों योजनाओं के माध्यम से मीडियम वर्ग को भी लाभ मिल रहा है। मीडियम वर्ग में कौन आता है? जो नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे वे सरकारी नौकरी जो तृतीय श्रेणी की आप मान लीजिए, उस नौकरी के जो लोग हैं द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी, तो क्या ये लोग असमर्थ हैं? और सेकंड ग्रेड में तो ऑफिसर आता है। तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लोग जिनको सैलरी मिल रही है, क्या वो असमर्थ है सिलेंडर परचेज करने में? अब जब परचेजिंग पावर लोगों की आज के समय में बढ़ रही है, तो आप क्यों कह रहे हैं कि लोग नहीं खरीद पाएंगे? हर व्यक्ति, बिल्कुल आप गरीब और मध्यम वर्ग में आप अंतर कर रहे हैं ना। नहीं, आपने कहा उज्ज्वला योजना का जो लाभ ले रहे हैं उनको 400 मिल रहा है, मध्यम वर्ग को 200, और 200 ही मिल रहा है जिसकी 1.5 लाख रुपए सैलरी है। क्यों भैया, ऐसा क्यों है? 3 प्रकार के आप कार्ड रखिए ना, फिर आप गरीब बनाइए, फिर गरीब से थोड़ा ऊपर बनाइए, उससे ऊपर बनाइए। जिसके सरकारी नौकरी है वो 2000 रुपए में खरीदे, 5000 में खरीदे, आप कर दीजिए, उसमें समस्या क्या है? जो 10,000 जिसकी नौकरी है वो नहीं उसमें कहने की क्या है? मैं तो नहीं कहने आऊंगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकारी जो जॉब कर रहा है 50,000 रुपए जिसकी तनख्वाह है उसी के 10,000 बराबर आंक रहे हैं, तो फिर गरीब के लिए फिर इतना प्यार क्यों? उज्ज्वला योजना वो भी खरीद ही लेगा, नहीं अगर खरीदेगा तो लकड़ी भी इनके लकड़ी से खाना बनाएगा, वो तो बनाएगा ही। इतना प्यार काहे के लिए? वोट के लिए? जी नहीं, मीडियम और गरीब में तो आपने अंतर कर दिया, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं उनमें क्यों अंतर नहीं आप कर पाए अभी तक? देखिए, आप अगर कुछ नई योजना चाहते हैं देश में, तो उसके लिए नहीं, मैं योजना नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कुछ अलग कर रहे हैं। आप तो बदलने आए थे और आप उसी दलदल में शामिल हो गए। आप तो बदलने आए थे। हम किसी दलदल में शामिल नहीं हुए, हमने तो दलदल साफ कर दी, हमने तो दलदल ही साफ कर दी, किसी दलदल में हम नहीं फंसे हुए हैं। जितना क्रिमिनलाइजेशन हुआ पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हुआ, पॉलिटिकल लीडर्स क्रिमिनल्स के साथ मिले होते थे। लालू यादव को देख लीजिए, कितने क्रिमिनल्स उस समय वहां पर थे। साबुद्दीन की आप बात कर लीजिए। तो इस प्रकार से जो क्रिमिनलाइजेशन चल रहा था, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, अतीक अहमद, ये सब कहां हैं? इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, मुकदमे चल रहे हैं। इनके जो अवैध संपत्तियां हैं उसको भी ढाने का कार्य, उसको भी समाप्त करने का कार्य उत्तर प्रदेश में तो योगी जी के द्वारा किया जा रहा है, और राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो कार्य महत्वपूर्ण है उसको करने में सरकार नहीं हिचकिचा रही है। बिहार में आप देख लीजिए क्या जंगल राज है, राजस्थान की बात कर लीजिए क्या जंगल राज है, छत्तीसगढ़ की बात आप कर लीजिए किस प्रकार से जंगल राज फैला हुआ है, और मध्य प्रदेश की आप सुशासन की बात करिए।
किस प्रकार से सुशासन मध्य प्रदेश राज्य के भीतर है, किस प्रकार तो से दिख रहा है कि अमरमणि त्रिपाठी 17 महीने, वो दिख रहा है अमरमणि त्रिपाठी 17 महीने जो आजीवन सजा याफ्ता मुजरिम है, वो 17 महीने में उसको क्लीन चिट मिल जाती है, बाकी के कैदियों क्यों नहीं मिलती है? वो तो इतने खतरनाक भी नहीं है जितना अमरमणि त्रिपाठी खतरनाक है। उसको कैसे क्लीन चिट दे देती है? और वो भी गवर्नमेंट के जो है कुछ ऑफिसर ये कहते हैं 17 महीने आजीवन सजा याफ्ता मुजरिम दोष सिद्ध हुआ जिसके ऊपर, और 17 महीने रहा, उसको कहा कि अच्छा चाल चलन है। 17 महीने में तो हम सरकार को भी नहीं नाप पाते हैं कि अच्छी चलेगी कि बुरी चलेगी, उसके लिए भी 5 साल इंतजार करना पड़ता है। तो 17 महीने में एक इतने बड़े खतरनाक अपराधी का, जो मैं तो ये कहूंगा कि अगर माफिया है, डॉन है, जिससे लोगों को डर लगता है, ऐसे अमरमणि त्रिपाठी को निकालने की जरूरत क्या थी? उसको सड़ने देते। मतलब जिस चीज को अदालत ने दोषी माना, उसको सड़ने की बजाय बाहर निकाला जा रहा है, ये भी तो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, वो एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत वो सब होता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जितना भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यही प्रोसीजर फिर समाजवादी पार्टी भी तो करती थी। वो कौन सा प्रोसीजर नहीं करती थी? वो संरक्षित रखती थी डॉन को, माफिया को, तो वो भी प्रोसीजर के दायरे में आता था, वो गलत नहीं था। जिस तरह से आपकी सरकारों में किया जा रहा है, कुछ कम किया जा रहा है, उनकी सरकारों में बहुत अधिक किया जा रहा था। वो वर्ग विशेष के लिए कर रहे थे, आप मान लिया आप अपनी जो है पार्टी विशेष के लिए कर रहे हैं। तो अंतर तो कहीं ना कहीं ये तो आप देख ही पा रहे हैं ना, ये तो है। जिसको लेकर के भले ही बड़े मीडिया वर्ग ना बोले, हम ना बोले, भले ही मैं कहता हूं कि लोग बहुत कम देखते होंगे, लेकिन ये सवाल तो कहीं ना कहीं मन में रहेगा कि हाँ, प्रोसीजर वो भी यही सवाल जवाब किया करते थे। जब सवाल पूछा जाता था कि कैसे अतीक अहमद को पाल रहे हो, तो कहते थे साहब हम तो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, कानून में है ये प्रावधान। तो प्रावधान था तो शपथ ले रहे थे माफिया, आप आए, आपने चलिए बहुत अच्छा आपने काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो आप भी बचा के रख रहे हैं। क्यों बचा के रख रहे हैं? नहीं, देखिए आपको कर देता हूँ, इस बात को स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कर देता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, कानून के दायरे में रहकर कर रही है। और जिस प्रकार से आप तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं, आप कुतर्क करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसमें कुतर्क कहाँ है? आप बताइए ना, समाजवादी पार्टी ने अगर एक माफिया पाला है, गलत है, तो आप अखिलेश यादव को जेल आप करवाइए, आप भिजवाइए जेल। कहाँ कानून तोड़ा? आप मुझे बताइए, किस व्यक्ति के लिए कानून तोड़ा उन्होंने? एक FIR आप बताइए, आपने अगर की हो, इसमें कुतर्क कहाँ गया? मतलब कहीं ना कहीं कानून में है ना ये व्यवस्था संरक्षित रखने की, तो वो भी कर रहे थे, वो भी प्रोसीजर का पालन कर रहे थे, आप भी कर रहे हैं। मैं तो उनके पक्ष में भी नहीं हूँ, उन्होंने जो गंदगी पाली आपने साफ की, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी तो कुछ जगहों को आप जो है कुछ चीजों को जगह दे रहे हैं, वो भी तो खतरनाक और गलत है। आने वाले समय में क्या पता वो आपके लिए भारी पड़ जाए। देखिए, अतीक अहमद को अपनी पार्टी में रखने का कार्य किस पार्टी के द्वारा किया गया आपको भी मालूम है, जनता जानती है। मुलायम सिंह यादव के द्वारा किस प्रकार से अतीक अहमद का समर्थन किया गया, अफजाल अंसारी को सांसद बनाने के लिए किन लोगों ने प्रयास किया, मुख्तार अंसारी को किन लोगों ने टिकट दिए, किन लोगों का। लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था में ये प्रावधान है ना, ये प्रावधान है ना कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगा है, FIR है, उसके बावजूद भी वो चुनाव लड़ सकता है। बांग्लादेश में तो ऐसा खत्म हो गया। खैर आप देखिए बांग्लादेश जैसी कंट्री, तो हमारे देश के अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए कि आप ले आइए कि जब तक आरोप तय या सिद्ध न होंगे या फिर उसे खारिज नहीं होंगे तब तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ऐसा कुछ आना चाहिए। हालांकि धीरे धीरे कानून जिस तरह के आ रहे हैं वो बहुत ही, मैं भारतीय संविधान को पढ़ा हुआ, भारतीय संविधान और भी बहुत कुछ कहता है। भारतीय संविधान बहुत कुछ कहता है, बहुत विस्तार पूर्वक बड़े दायरे के अंदर भारतीय संविधान आता है। तो छोटे दायरे की बात नहीं है भारतीय संविधान। और जिस प्रकार से भारतीय संविधान की आप बात करोगे तो बहुत बड़े दायरे में लेकर के आपको उसको चलना होगा। कोई संकुचित मानसिकता के आधार पर भारतीय संविधान संकुचित मानसिकता व्यक्ति की नहीं है, तो फिर आप बह रहे हैं ना। आप संकुचित मानसिकता का मतलब है कि चुनाव आयोग ने क्या उनको निरस्त किया था, उन्होंने कहा कि नहीं आप चुनाव नहीं लड़ सकते, मतलब उनको योग्य पाया होगा, तभी तो भारतीय संविधान के तहत योग्य पाया गया ना अतीक अहमद को, तभी तो उनको टिकट दी गई, कैंसिल नहीं किया गया। अगर गलत है तो आप बताइए कि चुनाव आयोग के कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, क्या टिकट गलत दिया गया? मंशा कोई भी हो, मंशा का अर्थ नहीं है यहाँ पर। बात यह है कि सभी लोग दायरे में रह करके ही करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं। अतीक अहमद के जितने करीबी थे उन पर भी कार्रवाई हुई, अतीक अहमद के करीबियों पर भी कार्रवाई हुई, सरकार के द्वारा की गई, पुलिस के द्वारा की गई, कोर्ट के द्वारा की गई। कोर्ट स्वयं कार्रवाई कर रहा है। कोर्ट तो संविधान के अनुसार चलता है, सरकार तो संविधान के अनुसार चलती है। आज उनके बेटे एनडीए में शामिल भी तो हो गए हैं, ये भी तो आप देखिए ना अतीक अहमद के।
देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, जिस प्रकार से आप प्रश्न पूछ रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी अपराध मुक्त और अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम की है और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी उसका पूर्ण रूप से प्रयास किया गया है। बिल्कुल, लेकिन हमारा विषय जो है वो महंगाई था। महंगाई को लेकर के एक और सवाल है कि इसके साथ साथ लगे हाथ पेट्रोल या डीजल में भी ये हो सकता है कि इसको किया जाना चाहिए, क्योंकि जो किसान परेशान है, अगर उसको थोड़ी सी और राहत मिले तो मुझे लगता है कि एक तो कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान होगा, और दूसरा जिस तरह की जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी हमेशा निकालते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ऐसे में जो हमारा व्यापारी वर्ग है और दूसरा किसान जो कृषक जो हमारा है, उसको बड़ी सहूलियत होगी और राहत भी होगी कि वो और बेहतर जो है फसल की उपज जो है कर पाएगा। क्योंकि अगर खेती में सबसे ज्यादा तो पेट्रोल की जो है और डीजल की ही खपत है, तो ये दोनों चीजों में क्या आपको लगता है कि इससे जो है इस पे अगर कम होता है तो ये बहुत कुछ जो है हो पाएगा, बदलाव होगा? जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार वो किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनता को सहूलियत देने के लिए, जनता की समस्याओं को समाप्त करने और कम करने के लिए भाजपा कार्य कर रही है। निरंतर भाजपा के द्वारा कार्य किया गया, जब से सरकार में आई वर्ष 2014 से आप बात कर लीजिए, और वर्ष 2024 आने वाला है। अब 10 साल पूरे होने वाले हैं वर्ष 2024 में, और चुनाव आ रहा है, और जनता अब ईवीएम के माध्यम से बता देगी कि भाजपा ने काम किया है। जनता की सुनवाई भाजपा की सरकार में हुई है, जनता के लिए काम किया गया है। जनता के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 20-20 घंटा प्रतिदिन कार्य किया, 22-22 घंटा प्रतिदिन कार्य किया। केवल 2 घंटे उन्होंने सो करके जनता के लिए, देश की जनता के लिए कार्य किया। नरेंद्र मोदी जी पीड़ा उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी स्वयं अपने आप को कष्ट दे करके जनता की सेवा कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? आप इससे ज्यादा क्या चाहते हो मोदी जी से, आप ये बताओ। वो मोदी जी 2 घंटे भी नहीं सो रहे, 22 घंटे जनता की सेवा में कार्य कर रहे हैं। उससे ज्यादा आप क्या लेना चाहते हो मोदी जी से, आप ये बताइए। हम कहाँ चाह रहे हैं? विपक्ष बोल रहा है कि बहुत ज्यादा जो है जग लिए हैं, थोड़ा इनको नींद के लिए भी जो है कम से कम वो सोए, थोड़ा आराम भी करने दो। योगी जी को बना दीजिए प्रधानमंत्री, मैं तो ये चाह रहा हूँ। हालांकि चाहते वो भी हैं कि आराम करें मोदी जी, और हम भी चाह रहे हैं, लेकिन योगी जी को बना दीजिए। अब वो कहेंगे कि आराम करने जाएं तो हमें बना दीजिए, राहुल जी को बना दीजिए। लेकिन मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि योगी जी का शासन हम भी देखना चाह रहे हैं, लोग भी देखना चाह रहे हैं, तो लगे हाथ जो है कर दीजिए ये भी घोषणा। क्योंकि इतना जगह है हमारे लिए, 10 साल से प्रधानमंत्री जी लगातार, मैं चाहता हूँ कि उनको एक आराम की आवश्यकता है, और इतना जो है सेहत पर फर्क ज्यादा न पड़े। तो अब एक ऐसा लीडर जो हमारा उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त कर दिया है, तो पूरे देश से जो है क्राइम कम कर दे। क्योंकि जहां भी अपराध होता है वहां मांग योगी जी की होने लगती है, तो योगी जी सीधे आ जाएं, क्योंकि वो तो उनका बुलडोजर जो है वो तैयार ही रहेगा। मुझे लग रहा है ऐसा कि वो जो है वर्तमान समय में जो शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है वो पूरे देश में होनी चाहिए। अपराधियों पर एक तरफ से डंडा चलाने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो केवल योगी आदित्यनाथ सक्षम है इस चीज में कि वो डंडा जो है वो बंद नहीं होगा। चाहे चिल्लाओ, चाहे माँ बुलाओ और चाहे बाप को बुलाओ, डंडा नहीं बंद होगा तब तक जब तक वो नहीं चाहेंगे खुद। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी के द्वारा सराहनीय, अत्यंत सराहनीय कार्य किया जा रहा है। जनता उसको कह रही है कि ये सराहनीय कार्य योगी जी कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, योगी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाने का जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, देश भर की जनता उसमें मांग उठा रही है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, नरेंद्र मोदी जी ही चुनाव 2024 में लड़ेंगे और जीत करके प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारी ये इच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये इच्छा है, भाजपा के सभी नेताओं की ये इच्छा है, और नरेंद्र मोदी जी काम करने में सक्षम हैं। उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, दलितों, हर वर्ग की भलाई के लिए मोदी जी लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं, 24/7 कार्य कर रहे हैं। और आपके कहने का मतलब है योगी जी नहीं कर पाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी नहीं कर पाएंगे। जनता की सेवा करने का फैसला लिए हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी नहीं कर पाएंगे ऐसी सेवा। जनता की सेवा के लिए मोदी जी के द्वारा अपना परिवार त्याग दिया गया। मोदी जी के द्वारा अपना परिवार त्याग देने के साथ साथ देश की जनता को उनके द्वारा कितना कुछ दिया गया। क्या कुछ मोदी जी ने देश की जनता को नहीं दिया, आप ये बताइए। नई नई योजनाएं देश की जनता को दी। उनकी सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ। ह्यूमन राइट वायलेशन जो पहले हुआ करता था,
वो रुका। ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करने का मोदी जी के द्वारा, मोदी जी की सरकार के द्वारा कार्य किया गया। 370 35 हटाई, नई नई योजनाएं देश को दी, जिनसे जनता का आजकल भला हो रहा है, जनता प्रसन्न है। और जल शक्ति मंत्रालय किसी ने कल्पना की थी? किसी ने सोचा था जल शक्ति मंत्रालय देश में बने? आज गजेंद्र सिंह शेखावत जी केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं उस मंत्रालय में। किसी ने सोचा था इस बात को? नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभूतपूर्व कार्य किया गया। नॉर्थ ईस्ट में आप उठा करके देख लीजिए। और हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट हुआ, आप डाटा को देख लीजिए। जल शक्ति के साथ साथ सवर्ण आयोग की तरफ भी देख लो, उसका भी गठन कर डालो। हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड का भी गठन कर दो, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो हट नहीं पाएगा। कम से कम ये काम जो है जरूरी है कि नहीं है, और अब 10 सालों में नहीं बन पाया तो कब बनेगा? फिर तो पता चले कि नहीं, आपकी योगी जी आएंगे, फिर योगी जी कहें और आगे बढ़ेंगे, तो फिर जो है गठन होगा हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड का। तो काहे के लिए रखा क्यों है? या तो सारे ये बोर्ड हटाओ, अगर आपको लाना है तो फिर उनको जो है ले आओ पहले से। विरोधाभास तो होगा, लेकिन जब बात समानता के कानून की आएगी, समान नागरिक संहिता की बात आएगी, तो फिर ऐसे में देश के जो नागरिक एक साथ रहने की बात करते हैं, तो उनको जो है आप ले आइए, उनकी बात आप सुनिए। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, किया जाएगा। और जनता के लिए जो भी महत्वपूर्ण है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। जो जनता की डिमांड है, जो जनता चाहती है, उसको पूरा किया जा रहा है। आपको बता देता हूं, पीओके भी आएगा। पीओके आने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो पीओके को ना आने दे, पीओके को आने से रोके। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर निश्चित रूप से भारत का हिस्सा है और वो भारत में ही रहेगा। पाकिस्तान नहीं कब्जा सकता, इस प्रकार से हथिया सकता। और भारतीय जनता पार्टी जितना गरीबों के लिए कार्य कर रही है, ये वोट में निश्चित रूप से तब्दील होगा। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिएगा, आपका बहुत बड़ा चैनल है एटीवी न्यूज चैनल, एटीवी मीडिया ग्रुप, ये कवरेज निश्चित रूप से करेगा। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जाइए, जनता से पूछिए। जनता यही कह रही है, यही चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि मोदी जी की सरकार फिर से चाहिए। हमें देश में दंगे नहीं चाहिए। ऑफिसों के बाहर बम फटा करते थे, न जाने कितनी ऐसी जगह। सबसे बड़ी एक आती है, मैं करपात्री महाराज जी की बात बता रहा हूँ। इंदिरा गांधी जी ने जी मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। इंदिरा गांधी जी ने जीतने के लिए हिंदुत्व का जो है कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि जैसे ही आएंगे वैसे ही गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा देंगे पूरे देश में, ये कहा गया। और उसके बाद जो है करपात्री महाराज जी के साथ में या वो जो हुआ है वो पूरा देश जो है जानता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हिंदुत्व से आप शुरुआत हुए और फिर वही जनता वाला जो इंदिरा गांधी वाला जो कार्ड है, वही आपकी सरकार भी तो खेल रही है। हिंदुत्व जो बहुत जो है देश में बहुसंख्यक होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अपने आप का शोषण उसका हो रहा है और ये मान भी रहा है और देश देख भी रहा है। तो आप क्यों जो है उनकी बात क्यों नहीं करते हो? अब आपको हिंदू से कोई प्रेम नहीं रह गया है, आप नहीं बनाना चाहते हो कि नहीं हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने के लिए और कितने साल लगेंगे? पहली चीज तो ये है, गौ हत्या पर प्रतिबंध क्यों पूरे देश में आपने नहीं लगाया? केवल कुछ राज्यों में क्यों? पूरे देश में आप बिल ला सकते थे ना, आपने क्यों नहीं लगाया? तो हिंदुत्व की केवल बात जो है वो हिंदुत्व चिल्लाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं होगा। जो इंदिरा जी ने किया वही वाली आपकी सरकार कर रही है, वही ये सरकार कर रही है कि नहीं? भाजपा सरकार का ये कहना है कि नहीं हमें तो हिंदुत्ववादी है साहब, लेकिन आएंगे तो इंदिरा गांधी की तरह ही हमारे जो है काम होंगे। फिर तो हम सबका साथ सबका विश्वास लेकर के चलेंगे जी। फिर वो तो विश्वास फिर 10 सालों में आप जो है बना पाए ना, आगे 100 सालों में बना पाएंगे। पर जनता कैसे विश्वास करे, हिंदू कैसे विश्वास करे कि हमारा शोषण बंद हो जाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, हमारे द्वारा केवल और केवल एक बात कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने जितना भी कार्य किया है, मोदी जी की सरकार के द्वारा जितना कार्य किया गया है, उसका आप एनालिसिस कर लीजिए, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद आप बताइए, दिल पर हाथ रख के बताइए ईमानदारी के साथ कि मोदी जी ने काम किया है कि नहीं किया। ये काम सारे रहेंगे, ये सारे काम रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम जो है पहले भी होते रहे हैं, वर्तमान समय में भी हुए हैं और आगे होंगे। जिस उम्मीद के साथ आपको चुना जाता है, उस उम्मीद पर कैसे आप देखते हैं कि आप मानते हैं आपने कोई काम ऐसा कर पाया है? का जो अपमान किया जाता था वो रुका है, हिंदुओं का अपमान रुका है और आज भी हिंदुओं का अपमान हिंदू धर्म का कौन सा देवी देवताओं का अपमान रुक गया है?
रामायण जलाई जा हिंदू रही है, धर्म का कोई कानून अपमान, नहीं है, हिंदू ये देवी निंदा देवताओं कानून का नहीं है अपमान, आपका। जी भगवान प्रभु श्री राम का अपमान किसके द्वारा किया गया? नहीं, भगवान तो का किया जा अपमान रहा, क्यों किसने किया जा किया? रहा है? आप कानून क्यों नहीं कौन बना सा पाए? किसने अगर प्रयास आपकी किया? सरकार में भी कांग्रेस है, अगर आपकी सरकार कांग्रेस में के भी अगर द्वारा हिंदू धर्म का जी अपमान किया गया। आप उनको रोकिए ना, आप नहीं, वो कांग्रेस तो पार्टी होगी को लगातार, रोकिए। रोकने के लिए तो कांग्रेस के रोकने के लोगों लिए को तो आपको कहिए कि लाए हैं। हिंदू धर्म का अपमान नहीं आपके नहीं द्वारा नहीं जो नहीं, किया जा रहा रोकने है, के ये लिए वापस आपको, कांग्रेस से होना इसीलिए चाहिए। नहीं 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 नहीं, अविरल साहब, ये नहीं, रोकने के लिए ही आपको लाए हैं। भारतीय जनता अगर वो पार्टी के करने ही द्वारा देते, जितने भी अगर किए अपने गए आप, ईमानदारी के अगर साथ वोटर अपने दम पर, हिंदुओं के अगर वोटर अपनी दम पर अगर रोक लेता तो आपको किए नहीं, गए। आपको किस चीज के लिए बिठाया है? आपको कल्याण किसके सिंह लिए जी को बिठाया है? आप देख लीजिए। आपकी सरकार किस चीज के लिए आई है? अगर कोई हिंदू कल को अपने आप रोकने के लिए जाता है तो कल उसके ऊपर एफआईआर तो नहीं लिखेंगे आप? अगर कोई हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है तो कल उसको अगर कोई हिंदू जाकर के पीट देगा, मार देगा, तो एफआईआर तो नहीं होगी? आपको सरकार में किस लिए लाए? आप काम करें ताकि कानून न टूटे, कानून व्यवस्था बनी रहे, लेकिन आपने तो कुछ किया नहीं। आप कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस गाली दे रहे, वो तो पहले भी दे रही थी, अभी भी दे रही, आगे भी देगी। आप उसमें कौन सा रोल निभा रहे हैं? आपने गाली देना बंद करवा दिया। आप कोई कानून ऐसा ला पाए कि गाली देने पर जो है प्रतिबंध लग जाए? अगर नहीं ला पाए तो फिर तो आपको सोचना चाहिए कि आपको बिठाया किस लिए हिंदुओं ने। अगर वो अभी भी गाली दे रहे हैं और आप वही बहाना ढूंढ रहे हैं पुराना 47 वाला कि नहीं आज भी गाली तो कांग्रेस ही दे रहे हैं, तो कांग्रेस का मुंह बंद करवाने के लिए आपको लाया गया है। अगर कोई कल को लड़का, कल को कोई हिंदू उग्र होकर के कल को कोई दंगा कर दे, फसाद कर दे, तो एफआईआर होगी कि नहीं होगी? ना, जेल में डालोगे ना आप? या तो ये कह दो कि नहीं आप अपने हिसाब से देख लो, हम आपको जेल में नहीं डालेंगे, हिंदू होगा उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, ये सब आप कह दो। कानून व्यवस्था बनी रहे इसलिए आपको लाया गया है। तो आप ये देखिए ना, न हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बना, न उनको हिंदू देवी देवताओं को गाली देने या ग्रंथ जलाने पर कोई इस निंदा कानून बनाया गया, न तो कोई आप ऐसी चीज जो है कर पाए कि हिंदुत्व के लिए खास करके, क्योंकि हिंदू दलित तो अपने आप को कहता मैं हिंदू नहीं हूं, बात खत्म हो गई। वो तो अपने आप को बहुत मान रहे हैं। जिन्होंने धर्म बदल लिया वो आज भी मलाई खा रहे हैं दलित की लगा करके। दलित तो केवल हिंदुओं में पाए जाते, कम से कम यही परंपरा बंद कर दो कि जो धर्म बदलेगा वो नीची जाति और ऊंची जाति जो यहाँ बनाई जाती है SC ST, वो SC ST नहीं रहेगा, टैग हट जाएगा SC ST का, वो उसका केस नहीं होगा। धर्म भी बदलो फिर भी SC ST लगे रहो, तो फिर कौन सा कानून है? कानून कहता क्या है? तो इन चीजों पर भी तो कम से कम सोचना चाहिए था 10 सालों में। जी जी देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से सोचा जा रहा है। जनता के लिए ही, जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हिंदुओं का अपमान रोकने का निश्चित रूप से कार्य किया गया। हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का जो अपमान पहले पूर्व में होता रहा, उसको रोका कि नहीं रोका, आप बताइए। 370-35 से किसने हटाई? राम मंदिर किसके समय में बन रहा है? काशी और मथुरा की बात कर लीजिए, ये दोनों भी होंगे। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये पूर्ण रूप से ये नारा सफल हो जाएगा। अब आप बताइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आ जाएगा। आपके चैनल पर बता रहा हूं, जनसंख्या नियंत्रण कानून, काशी और मथुरा में मंदिर निर्माण, राम मंदिर निर्माण तो हो ही रहा है। 370-35 से हट ही चुके हैं। पीओके भी भारत में आएगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, या गारंटी आपके चैनल पर दे रहा हूं। अब आप बताइए इससे अधिक क्या चाहते हैं? जो वादे भाजपा के द्वारा किए गए, जो भाजपा ने कहा वो किया, इस बात को आप स्वीकारना पड़ेगा आपको। जो भाजपा ने कहा है उसको किया है। जो हमारा चुनावी मुद्दा रहा है हमने उसको पूर्ण किया है। आप नहीं कह सकते कि उसको नहीं किया। हम झूठ नहीं बोलते, हम बगैर तथ्यों के नहीं बोलते। लेकिन आप सरकार में आए, अब बात आप ध्यान से सुनेंगे, वही सवाल है कि आप सरकार में आए, जब आप सरकार में नहीं थे तब भी राम को गाली दी जा रही थी, भगवानों को गाली दी जा रही थी, सब कुछ बोला जा रहा था। आप सरकार में हैं तब भी गाली दी जा रही है, कल को आप चले जाएंगे तब भी गाली दी जाएंगी। कोई कानून क्यों नहीं बना करके जाते जिसका कोई सोल्यूशन निकले? अगर आप आए हैं और आप भी गाली अगर दी जा रही है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और इससे शर्मनाक क्या है कि आप जिन चीजों को लेकर के आए वही आप नहीं रोक पा रहे। कोई भी आता है और वो गाली देकर के निकल लेता है। हिंदू धर्म देवी देवताओं को कानून बनाइए ठोस। आप बोलिए कि 10 साल की जेल होगी, कठोर कारावास, अगर कोई नेता जो है किसी भी देवी देवता को अगर कुछ बोलेगा उस पर कोई आरोप प्रत्यारोप तय करेगा। आपको इस्लामिक देवी देवताओं से कोई प्रॉब्लम है तो भैया आप मौलाना से मिलिए जाकर के, वहां आपको समस्या काल मिलेगा। तो धर्म को राजनीति से जो जोड़ने का जो प्रयास है वो न चल सके, इसके लिए कानून तो कम से कम आप लाइए। आपका प्रयास तो कम से कम होता, जनता ये तो देखती कि हमने जिस चीज के लिए सरकार बनाई आज आकर के वो कानून बना रहे हैं। और कानून आप ऐसा बना करके जाओ जिसके लिए कम से कम कारावास सभी के लिए हो बराबर।
समान जो है धर्म संभाव के जो भाव हैं वो बराबर बने रहे, न कोई हिंदू मुस्लिम के देवी देवता को या उनके पैगंबर को कोई कह पाए, न वो कह पाए, न कोई दलित इधर से उधर कह पाए, न कोई बौद्ध पर कह पाए, किसी पर कोई न कह पाए। अगर कोई रामायण जलाए तो उसको फांसी की सजा का प्रावधान कर दीजिए, रामायण कुरान या फिर तमाम तरीके से। क्यों नहीं बनाते हो? फांसी न करो, कम से कम 10 साल की 20 साल की सजा कर दो। 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए कम से कम रखो। अगर एक राजनेता ऐसी हरकतें करता है, उसके करोड़ों फॉलोअर है, एक राजनेता ऐसी करता है तो उसकी कम से कम जो है 10 करोड़ का उसके ऊपर जुर्माना रखो, कुछ ऐसे कानून ले आओ आप। तो ऐसी चीजें अगर होती तो न मौर्य जलाता, हिंदू तो सहिष्णु है, कम से कम समझ जाता है। अगर दूसरी पुस्तकें धर्मों की जल जाती तो अब तक गर्दनें कट जाती है, कटी। जब भी कोई ऐसी बातचीत आई तो कानून क्यों नहीं आप बना रहे हैं? गलतियां समाज में आप अपराधों को दे रहे हैं, आपके द्वारा कानून ऐसे बनाए जाने चाहिए। कहने से नहीं रुकेंगे, कानून बना होगा तो डरेंगे। मौर्य ने किताब जलाई, अगर कानून बना होता उसके बावजूद भी अगर जलाता तो जेल में सड़ रहा होता। मैं दावे से कह रहा हूँ जेल के अंदर होता ये। बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा जी, उनके द्वारा एक बयान दे दिया गया। आपने देखा होगा किस प्रकार से हो हल्ला देश में हुआ, किस प्रकार से दंगा फैल गया, किस प्रकार से कई लोगों की निर्मम हत्या हुई। क्यों हुई? कौन थे करने वाले? वे जिहादी थे। जिहादी कहां से आए? इस देश में जिहादी क्यों पल रहे हैं? किन लोगों ने जिहादियों को पालन पोषण देने का कार्य किया? कौन जिहादियों को पालता है? इन जिहादियों को भारत में रहने का अधिकार किसने दिया? ये जिहादी नहीं, आतंकवादी हैं। इन आतंकवादियों को देश में रहने का किसने अधिकार दिया? ये आतंकी घटनाएं विदेशों के आधार पर कर रहे हैं, ये विदेशों से संपर्क में है, ये पाकिस्तान के संपर्क में है, आतंकवादी संगठनों के संपर्क में है। कौन लोग हैं ये लोग कांग्रेस के पोषित लोग हैं। कांग्रेस के समय में इनको पोषण मिला। मैं नहीं कह रहा हूं उनके द्वारा डायरेक्ट इनको पोषण दिया गया, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इनका लाभ कांग्रेस के समय में हुआ। इसीलिए इतनी मजबूत नेटवर्किंग इनकी इस देश में फैली। इस देश में इतना मजबूत ये लोग आतंकवादी इसी आधार पर हो पाए क्योंकि इनका नेटवर्क केवल और केवल कांग्रेस के समय में मजबूत हुआ, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। और वे लोग हिंदू आतंकवाद की बात करते थे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। जिस प्रकार से आतंकवाद उनके समय में बढ़ा, जिस प्रकार से इस्लामिक टेररिज्म बढ़ा, जिस प्रकार से जिहादी इस देश में बढ़े, जिहादियों की संख्या बढ़ी, बम विस्फोट बढ़े, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया। कश्मीर के आतंकवादी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय में आते थे, प्रधानमंत्री के आवास पर आते थे, बिरयानी खाकर निकलते थे। ये यासीन मलिक की आप बात कर लीजिए, ऐसे ऐसे न जाने कितने ये हुर्रियत बनकर घूमते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कि कोई हटा नहीं सकता। भाई का लाल मोदी जी में हिम्मत रही 370-35 हटाने की, अब हटा दिया। अब कहां जाएंगे फारूक अब्दुल्ला? अब ये कहां जाएगा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कार्य किया गया कि नहीं किया गया? हिंदू देवी देवताओं का अपमान पहले किया जाता था। 370 से कभी 370 पर जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था और जिसमें कश्मीर को हमें लेना था, तो सब सही है, उस पर भी कार्रवाई की गई। उसके बाद जो बात वही आती है कि स्टेट में होता है। अब आप वो भी जाकर देख लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं जाकर जनसभा तो करके आए, इस ओर आए पश्चिम उत्तर प्रदेश में। स्वामी प्रसाद मौर्य की हिम्मत नहीं है, कोई जनसभा करवाने वाला नहीं है, इनके साथ घूमने वाला कोई नहीं बचा। ये गैर कानूनी काम जो करते हैं इनका कोई समर्थन नहीं करेगा, ये आतंकवादियों का कोई समर्थन नहीं करेगा। पहले की सरकारें आतंकवादियों, लेकिन कानून तो होने चाहिए ना, कट्टरपंथियों का समर्थन करती थी। लेकिन देश के अंदर कानून होने चाहिए या नहीं? आप इसके समर्थन में हैं कि नहीं? इसका भी समर्थन नहीं करेंगे? कानून होने चाहिए या नहीं? बिल्कुल, निश्चित रूप से होने चाहिए, ताकि लोगों में डर की भावना बनी रहे, ताकि लोग घबराएं। कानून से तो डरें, अगर कानून होगा तो कम से कम डरेंगे। उनके अंदर ये डर होगा कि हम जो बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आज नहीं तो कल हमें ये सजा मिलेगी, आज नहीं तो कल हमें ये दंड दिया जाएगा, क्योंकि ये कानून में ये चीज है। तो उसको आप कानूनी जामा पहना दीजिए ना। आपको ये चीज लगती है कि आप सुरक्षित ज्यादा करना चाहते हैं और आपसे बेहतर कोई कर नहीं सकता है, तो आप उस चीज को पहनाते चले जाइए। आप साथ में बिल ले आ रहे हैं जब विकास अफगानिस्तान में लोगों के फैक्ट्रियां, कार, गाड़ी, बंगले सब कुछ बने ही रहे। जैसे तालिबानी राज हुआ वहां से भागना पड़ा। तो हिंदुओं के पास विकास ही बचेगा। उसके बाद में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वैसे ही रहेगा जैसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। यहाँ भी तो पहले हिंदू था,
उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनका तो अपना शरिया कानून है। वो तो शरिया आज भी वो कहते हैं हमारे संविधान से पहले हमारी किताब है। हिंदू से पूछा जाए कि गीता बड़ी या आपके लिए संविधान बड़ा, तो वो कहते हैं कि नहीं, निश्चित रूप से संविधान बड़ा है हमारे लिए, हम पहले कानून का पालन करेंगे, संविधान का पालन करेंगे। गीता हमारी पूजा की जो है पद्धति है वो हम अपने घर में अपनाएंगे, लेकिन बाहर गीता को लेकर के हमारा कोई विरोधाभास नहीं। हम पूछते हैं भगवान राम को घर के अंदर मंदिर में पूछते हैं, लेकिन उसके अलावा हम ये चीज सड़कों पर नहीं करेंगे। हम संविधान का पालन करते हैं, लेकिन वही चीज दूसरे वर्गों पर बोली जाए तो उसके लिए फिर कानून आपको लानी चाहिए। आप जानते हैं कि आज नहीं तो कल आने वाले समय में ये खतरनाक हो सकता है, और ये खतरनाक है इतने, तो उन पर कोई टिप्पणी होनी ही नहीं चाहिए। उनके लिए उनको रोकने का एक ही चीज है कि जो जानवर हो जाए उसको सांकल में बांधा जाता है। आप कहें कि नहीं हम सुधार लेंगे दवाई दे दे करके, तो वो उम्मीद मत रखिए। उसको सांकल में बांध के जो है रखना पड़ेगा, तो रखना पड़ेगा। जरूरत है देश की, जरूरत है एक बड़े बहुसंख्यक समुदाय की, जो बहुसंख्यक होने के बावजूद भी जो है दिव्यांग हो चुका है। बिल्कुल अभिनव साहब, देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वो सब कार्य करेगी जो जनता चाहती है, जनता की मांग है, जनता की डिमांड के आधार पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा निश्चित रूप से फैसले लिए जा रहे हैं, लिए जाते रहेंगे। और नरेंद्र मोदी जी वे सब कार्य करेंगे जो देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए आवश्यक हैं। देश को बनाए रखने, देश को मजबूती प्रदान करने, राष्ट्रीय एकता को के आधार पर जितने भी कार्य आवश्यक हैं वो सब किए जाए। और जहां तक गीता और संविधान की बात है, तो मैं आपको बता देता हूं, मेरे लिए गीता महत्वपूर्ण है, श्रीमद् भगवत गीता को मैं महत्वपूर्ण मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं संविधान को महत्वपूर्ण ना मानूं। अब समझिए बात को। देखिए, संविधान हमें ताकत देता है, हमें मजबूती प्रदान करता है, हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है कि हम श्रीमद् भगवत गीता को मान सके। जब जिस समय में जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयास किया गया, ये जितने इस देश में मुसलमान बनकर घूमते हैं, इनका इतिहास ये निकाल कर देखेंगे तो 4-5 पीढ़ी पहले इनके हिंदू ही थे, लेकिन इनको तलवारों के दम पर इनका धर्म परिवर्तन, इनका मजहब दूसरा करवा दिया गया, जबरन कराया कांग्रेस में आप मानते हैं कि कांग्रेस में कन्वर्टेड हिंदू हैं? जैसे आप कन्वर्टेड मुस्लिम जब बोलते हैं, तो कांग्रेस में जो हिंदू हैं वो कन्वर्टेड हिंदू हैं, जो विचारधारा नहीं छोड़ पाए। नहीं, देखिए, कांग्रेस से लेकर के जो विचारधारा है वो बनी हुई है। देखिए, मैं कहूंगा कांग्रेस में ना तो कन्वर्टेड हिंदू है ना कन्वर्टेड मुस्लिम, ये जो भी हैं ये मौकाप्रस्त हैं। चाहे ये हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये मौकाप्रस्त है, ये मौकाप्रस्त हिंदू हैं। ये अगर टीका लगाएंगे तो मौका देखकर लगाएंगे, हाँ चुनाव आ रहे हैं। अगर चुनाव नहीं होंगे तो ये टीका नहीं लगाएंगे, ये मंदिर नहीं जाएंगे, इन्हें मंदिर से जो है लाइव हमारे जो लोग देख रहे हैं, अगर उनका कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, भेजेंगे। आप जहां भी देख रहे हैं तो आपका स्क्रीन पर इसी तरह से नाम और फोटो के साथ आपका सवाल भी पढ़ा जाएगा। अमित गर्ग लिखते हैं कि आरक्षण जब तक खत्म नहीं होगा, युवाओं का जीवन पंखे पर ही लटका आए दिन देखने को मिलता रहेगा। आरक्षण दो, एक ही समाज को दो, लेकिन 3-3 पीढ़ियों से जो मलाई खा चुके उनको तो कहो आज अखाड़े के मैदान में अपने दम पर आ जाएं। ये कहना है अमित गर्ग का। और वो साथ ही ये भी लिख रहे हैं कि दुनिया का जो नामकरण है हमने किया हुआ है, जाकर हमारे कुल की थोड़ी पढ़ाई कीजिए। वे सर्वप्रथम हमारे पास आए, दुनिया को ज्ञान हमने दिया, आज दुनिया हमारे पीछे पड़ा हुआ है। कोई भला अपने बाप का वध करता है? बात जो कह रहे हैं अमित गर्ग का, जो ये लिखना है कि मोहब्बत सिर्फ हिंदुओं की तरफ से 29 राज्य में किसी भी एक राज्य में कभी नहीं सुना होगा कोई मुस्लिम परिवार हिंदुओं के डर की वजह से पलायन कर रहा हो, लेकिन हिंदू आज भी हर राज्यों से पलायन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये उनका सवाल है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये हर किसी के दिमाग में बैठा हुआ है, मालूम है, पता है, उसके बावजूद भी सवाल करने से डरते हैं। सवाल तो अपने घर में करने हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल जी अभिनव साहब, देखिए, जहां तक बात है आरक्षण की, तो मैं आरक्षण का कतई भी समर्थक नहीं हूं। मैं आरक्षण को कतई भी समर्थन नहीं प्रदान करता हूं। आरक्षण समाप्त होना चाहिए, यह आज समय की मांग है और महत्वपूर्ण है कि आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो।
इसके संबंध में निश्चित रूप से सरकार समय पर कदम निश्चित रूप से उठाएगी। लेकिन आरक्षण से कोई लाभ नहीं है। जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिला हुआ है, ये उनका अपमान है, ये राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। आप मानते होंगे जिन लोगों को आरक्षण मिला है उनको इससे आगे बढ़ावा मिल सकता है, वे गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, इस बात को ठीक है। लेकिन आरक्षण मिलना चाहिए तो वो मिलना चाहिए आर्थिक आधार पर। गरीब लोगों को, चाहे वे किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के, गरीबी के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन किसी जाति विशेष के आधार पर बिल्कुल नहीं। चाहे कोई भी कास्ट हो, जो गरीब है, गरीब को आरक्षण निश्चित रूप से मिलना चाहिए। अगर गरीब को आरक्षण नहीं मिलेगा तो वो उस लायक कभी नहीं हो सकता कि वो उस स्तर पर जाकर के क्लियर कर सके, अपने आप को साबित कर सके। और ये महत्वपूर्ण भी है। नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार, मोदी जी की सरकार के द्वारा इस के लिए कदम भी निश्चित रूप से उठाए जा रहे हैं और कदम उठाए जाएंगे। और सवाल जो है अमित गर्ग की तरफ से है कि बुलडोजर मेवात में चलना क्यों बंद हो गया था? हर बार कोर्ट हमारे ही केस में क्यों? हालांकि ऐसे शब्द नहीं, उनको जो है शब्दावली प्रयोग करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आज के दौर में कानून अगर बड़े हों और कानून अगर बने हों तो उन पर जज भी फैसले अच्छे थे, वकील भी लड़ पाए और समाज अपनी लड़ाई खुद भी लड़ पाए। आज हमारे साथ में अग्रल मलिक जी जुड़े थे, जिन्होंने जो है बात महंगाई पर भी की और तमाम मुद्दों पर कि भाजपा का जो है अपना जो हमेशा से पक्ष रखते आए हैं, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं इन चीजों से भी सहमत हैं कि जो अभी नहीं हुआ उसे आगे आने वाले समय में होना भी चाहिए, रोक करके रहेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता ATV न्यूज चैनल। जय हिंद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।